आज बात करते हैं उस देश की जो भारत का हिस्सा बनते बनते रह गया था। पूरी कहानी सुनने के बाद आप बताइएगा, यह एक गलती थी या सोची समझी रणनीति या फिर वक्त का तकाजा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम से घिरा हुआ यह देश लगभग 84% बौद्ध और 11% हिंदू आबादी को अपने दामन में समेटे हुए है। अगर जनसंख्या की बात करें तो कुल जमा 8 लाख आबादी इसकी होगी। आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भूटान की। भूटान आज के डेट में तो स्वतंत्र देश है, लेकिन कभी मौका था जब ये भारत का हिस्सा बन सकता था। लेकिन कौन सी वो परिस्थितियां रही, कौन सी वो गलतियां रही या फिर कौन सी वो सूझबूझ रही जिससे भूटान भारत का हिस्सा नहीं बन पाया, आज एक स्वतंत्र देश है। तो खैर, वीडियो जब खत्म होगा तो फिर आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि वो गलती थी या सोची समझी रणनीति। बात शुरू करते हैं 1730 से। ये वो दौर था जब कूच बिहार रियासत, जब आज का मैप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और असम के बीच का वो जो एक ऊपरी हिस्सा है वो कूच बिहार रियासत हुआ करता था। तो कूच बिहार रियासत मुगलों के अटैक और आंतरिक उथल पुथल का शिकार हुआ करता था। तो इसका फायदा उठा करके भूटान की रियासत यानी भूटान के शासक ने इस पर कब्जा कर लिया या आंतरिक हस्तक्षेप करके इस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। और ये वर्चस्व कब तक रहा? लगभग 1760 तक। अब बात कूच बिहार से शुरू होती है, अब भूटान और भारत तक आएगी। या खूब वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। 1760 तक कूच बिहार पर भूटान के राजा का नियंत्रण रहा, यानी कि आप कह सकते हैं कूच बिहार रियासत के जो राजा होते थे वह भूटान के इशारे पर काम करते थे। 1770 आते आते कूच बिहार रियासत यानी कि उसके शाही परिवार में भी आपसी अनबन शुरू हो गई, आपसी फूट पैदा हो गई गद्दी को लेकर के। अभी 1770 की मैं बात कर रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा। 1764 में बक्सर के युद्ध से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। यही वो दौर है, पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और 1770 में कूच बिहार रियासत में भी अनबन शुरू हो गया था। इन्हीं गद्दी के दावेदारों में से एक दावेदार का नाम था धीरेन्द्र नारायण। अब धीरेन्द्र नारायण अंग्रेजों के पास पहुंचते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचते हैं। क्यों? हेल्प मांगने, गद्दी चाहिए थी। अब अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे मौकों की तलाश तो होती रहती है। अब धीरेन्द्र नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के मध्य 1772 में एक संधि होती है। अब वो संधि ये होती है कि हाँ हम हेल्प करेंगे, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से हाँ हम हेल्प करेंगे, कूच बिहार के राजा आप बन जाएंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी टुकड़ी कूच बिहार में तैनात होगी। धीरेन्द्र नारायण इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है, कूच बिहार के राजा बन जाते हैं धीरेन्द्र नारायण और भूटान के सेना को वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब अंग्रेजी सेना और भूटान की सेना अब सीधे टकराव में सामने आ जाती है। अब टकराव का एक कारण और भी था। आज के डेट के पश्चिम बंगाल और असम के बीच में एक हिस्सा हुआ करता था द्वार्स। उस द्वार्स पर भूटान का सीधा कब्जा होता था और द्वार्स क्षेत्र जो है व्यापार के और सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था। तो अंग्रेजों ने वहां पर अपना कब्जा करना चाहा। क्यों? क्योंकि वो कूच बिहार के पास था। तो कूच बिहार के हैसियत से देखा जाए तो अंग्रेज उस पर अपना दावा ठोकने लगे। अब वो टकराव भी भूटान और अंग्रेजों के बीच में बढ़ने लगा। ये टकराव आगे तक चलता है। आखिर फाइनली भूटान कब तक अंग्रेजों के सामने टिक पाता? 1865 ईस्वी में सिंचुला की संधि होती है भूटान और अंग्रेजों के मध्य। इस संधि के तहत भूटान द्वार्स क्षेत्र से हमेशा हमेशा के लिए पीछे लौट गया और उस पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया। बदले में भूटान को एक फायदा यह हुआ कि 50,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको मिलने लगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भूटान और अंग्रेज एक मित्रवत व्यवहार के लिए राजी हो गए। दोनों अब तक जो टकराहट थी दोनों के मध्य यानी कि दुश्मनी का भाव था, अब वो एक दोस्ती में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। 1870 आते आते भूटान की गद्दी भी डगमगाने लगी, आपसी सत्ता का संघर्ष बढ़ने लगा। गद्दी तो थी ना, आपसी टकराव तो होना ही होना था। और ये टकराहट कब तक चली? लगभग 15 साल तक गद्दी में उथल पुथल दिखाई देता रहा। ठीक इसी समय
1885 ईस्वी में भूटान में एक नए नायक का जन्म होता है और नाम है उग्वेन वांगचुक। इन्होंने भूटान को मुसीबत से बाहर निकाला और भूटान को एक नई दिशा दी। कुछ महीने बाद यानी कि 1886 ईस्वी में पड़ोसी रियासत सिक्किम पर तिब्बत का हमला होता है। इस समय सिक्किम अंग्रेजी अधीनस्थ हुआ करता था। फिर क्या था, तिब्बत और अंग्रेज अब आमने सामने हो गए। इसमें बीच बचाव के लिए आगे आते हैं वांगचुक। वांगचुक के प्रयासों से तिब्बत और अंग्रेजी सत्ता के बीच एक सहमति बनती है और दोनों अपने पीछे वापस लौट जाते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं कम नहीं होती है। साल 1910 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और लगे हाथ सिक्किम और भूटान पर भी अपना दावा ठोक दिया। अब भूटान क्या करता? भूटान के पास इतनी औकात नहीं कि चीन से सीधे झगड़ा मोल लेता। अब भूटान भागे भागे आता है ब्रिटिश साम्राज्य के पास, ब्रिटिश सत्ता के पास। अंग्रेजों के सामने वह शरण मांगता है और वो चाहता है कि भूटान की हिफाजत अंग्रेज करें। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। फिर बात वही हुई कि अंग्रेज ऐसे मौकों की तलाश में रहते ही रहते थे। अंग्रेजों ने भूटान से 1910 ईस्वी में पुनखा की संधि की। इस संधि के तहत वो भूटान को सहायता तो देने को राजी हो गए, लेकिन अपनी एक सैन्य टुकड़ी भूटान में रखने को भी शर्त रख दिया। इसके बदले जो पहले भूटान को 50,000 रुपए प्रतिवर्ष डुआर्स वाले मामले में देने की बात हुई थी, उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया। अब क्या था, भूटान को लगा कि फायदा ही फायदा है, लेकिन अंग्रेज दूर की सोचते थे। अंग्रेजों ने अपनी एक टुकड़ी भूटान में रख दी। वक्त गुजरता गया। वांगचुक भूटान के राजा थे और वो 1926 तक वहां के राजा बने रहे। लेकिन अपने समय के आखिरी दौर में वांगचुक को यह लगा कि कहीं मेरे मरने के बाद अंग्रेज मेरे परिवार को सत्ता से बेदखल कर दें और भूटान में पूरी तरह से कब्जा कर लें। तो उन्होंने 1924 ईस्वी में अंग्रेजों से एक लिखित सहमति मांगी कि भैया मेरे मरने के बाद भी आप भले रहिएगा, लेकिन सत्ता मेरे परिवार के ही हाथ में रहे। क्यों? उन्होंने 1910 की संधि का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि अंग्रेज इनके आंतरिक नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। खैर, अंग्रेजों ने भी लिख करके दे दिया, एक लिखित सहमति दे दिया। और क्योंकि 1910 की संधि में यह कहा गया था कि अंग्रेज बाहर से रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, विदेश मामले देखेंगे, सुरक्षा देखेंगे, लेकिन इनकी आंतरिक स्थिति में, आंतरिक नीति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साल आता है 1946, जब देसी रियासतों के बंटवारे, उनके समीकरण, एकीकरण की बात चलने लगी थी। ऐसे मौके में तिब्बत, भूटान और सिक्किम ने एक गठजोड़ बनाया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के जाने के बाद वह किसी भी दल में शामिल होना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनको जब छोड़ के जाएं तो उन्हें भारत या पाकिस्तान को सौंप दे। लेकिन उन्हें डर यह भी था कि अंग्रेजों के जाने के बाद अगर भारत में नहीं मिल पाए तो फिर उधर से चीन कहीं ना कहीं तो अपने में मिला ही लेगा। तो तिब्बत, सिक्किम, भूटान के पास से बड़ी धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई। तो इन तीनों ने मिलकर एक गठजोड़ बनाया। सिक्किम में तैनात आखिरी ब्रिटिश अफसर आर्थर हॉपकिंसन ने तब भारतीय लीडर को आगाह किया था कि वो भूटान और सिक्किम से रिश्ते अच्छे रखें, क्योंकि अगर कहीं मामला गड़बड़ हुआ तो भूटान और सिक्किम चीन की गोद में जा सकते हैं। भूटान और सिक्किम दोनों को डर था कि कहीं अंग्रेज उन्हें बाकी राज्यों की तरह से भारत और पाकिस्तान में बांट न दें। इसलिए भूटान ने 1910 की संधि का हवाला दिया, जिसके तहत उसे आंतरिक स्वायत्तता की गारंटी मिली हुई थी। जून 1947 में भूटान ने माउंटबेटन के पास एक पत्र लिखा, जिसमें कहा था कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। खैर, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के साथ साथ ज्यादातर सदस्यों का मानना था कि भूटान को भारत में शामिल ना करके बल्कि बफर स्टेट के तौर पर उसे प्रयोग किया जाए तो यह दूर की सोच होगी। आखिरकार 1948 में भारत और भूटान के मध्य एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूटान को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को केपीएस मेनन, भारत के पहले
विदेश सचिव नियुक्त होते हैं। उसी दिन भूटान का डेलीगेशन भारत आता है। केपीएस मेनन और भूटान के डेलीगेशन से पहले मुलाकात होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात होती है। डिनर पे भूटानी डेलीगेशन आया हुआ था। डिनर हो गया, उसके बाद एक लंबी वार्ता चलती है। इस वार्ता में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ कर दिया कि भारत भूटान पर कोई दबाव नहीं डालेगा कि आप मेरे यहां शामिल होइए, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं, इन दोनों शर्तों में से आप कोई एक मान लीजिए। पहली शर्त यह है कि भूटान भारत में शामिल हो जाए स्वेच्छा से, उसके बदले स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत आपको एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, बाकी राज्यों से थोड़ा अलग, स्पेशल। दूसरी शर्त, अगर आप ये नहीं मानते हैं तो दूसरी मान लीजिए। दूसरी यह है कि भूटान भारत में ना मिले, लेकिन सुरक्षा का मामला, सूचना तंत्र का मामला और विदेश मामला ये भारत देखेगा। ये दो शर्तें जवाहरलाल नेहरू ने भूटान के समक्ष रख दी। भूटान का डेलीगेशन वापस चला गया, लेकिन इन दोनों शर्तों पे भूटान का डेलीगेशन राजी नहीं हुआ। दोनों ही मामलों पे भूटान जो है आनाकानी करता हुआ दिखाई दिया। आखिरकार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, सूचना तंत्र आप अपने पास रखिए, लेकिन सुरक्षा का मामला और विदेश मामला वो पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसका निर्देश हम देंगे। इस बात पर भूटान राजी हो गया। फाइनली 9 अगस्त 1949 को भूटान और भारत के मध्य समझौता हुआ और उसी समझौते के तहत आज भी जो भारत और भूटान के रिश्ते हैं उसकी नींव उसी दिन पड़ी। आज भी भूटान के जो विदेश मामले होते हैं, सुरक्षा मामले होते हैं, उस पर भारत अपनी राय देता है और भारत के इशारे पर ही भूटान अपने विदेश और सुरक्षा के मामले को तय करता है। तो आप बताइए अब कमेंट करके कि क्या उस वक्त भारत दबाव डाल करके भूटान को अपने में शामिल कर लेता तो वो एक गलती हो गई, या फिर भारत ये सोचा कि वह चाइना और भूटान के बीच में उसे बफर स्टेट के तौर पे रखा जाए, ये भारत की दूरदर्शी सोच थी। अब दोनों में सही क्या है, इस पे हमेशा चर्चा के बजाय गर्म रहते हैं लोग, अपने अपने तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई और सही जो होना था वो वक्त का तकाजा था। क्या था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।